नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पायल तंवर आप सभी का द चैंपियन स्क्वायर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपका वन शॉट वीडियो लेने वाली हूँ जिसमें कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं। हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका वन शॉट वीडियो रहेगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक एक करके टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, है ना, समय की बर्बादी ना करते हुए हम सब टॉपिक लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम देखने वाले हैं एसिड बेस के बारे में। एसिड बेस आप बताएंगे। सबसे पहले हम अम्ल क्षार के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक। अम्ल क्षार, हम यहाँ पर एसिड एसिड बेस बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, लवण। आप बताएंगे एसिड बेस और सॉल्ट, हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एसिड के बारे में, बेस के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे भाई अगर आपसे एसिड के बारे में पूछे, एसिड से क्वेश्चन आता है, अम्ल से क्वेश्चन आता है। अम्ल होते क्या है, एसिड होते क्या है, ठीक है। अम्ल होते क्या है, एसिड होते क्या है, तो आप बताएंगे भाई अम्ल वे होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में होते हैं खट्टे, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बताएंगे कि जो एसिड होते हैं, एसिड का पीएच मान, ठीक है, एसिड का जो पीएच मान होता है, एसिड का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। एसिड का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है, कम, ठीक है। ये 7 से कम होता है इसका पीएच मान। उसके बाद में भाई अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे पीएच जो है, पीएच से भी क्वेश्चन पूछे, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। पीएच का फुल फॉर्म क्या बताएंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे, या फिर इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे। ये है पीएच का फुल फॉर्म, है ना। यहाँ पर पीएच में क्या होता है, हम किसी भी विलयन की या किसी भी चीज की हम जब भी हम उसका पता करते हैं, उसका पीएच मान, उसकी प्रकृति के बारे में पता करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पावर के बारे में बात की जाती है, ठीक। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर क्या बताएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पीएच का फुल फॉर्म है ना। ये क्या है, ये क्या है, पीएच का फुल फॉर्म है। उसके बाद में देखिएगा अगर आपसे पूछे, उसके बाद में देखिएगा अगर आपसे पूछे कि पीएच स्केल होता है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल होता है। और पीएच स्केल पर देखा जाता है कि किसी भी विलयन की प्रकृति कैसी है। जैसे ये स्केल है तो यहाँ पर बीच में होता है 7, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 14। 0 से 7 अगर मान आता है तो हम उसको बोल देते हैं वो चीज क्या है, अम्लीय है। 7 से अगर 14 के बीच में आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं क्षारीय बोल देते हैं, या उसी को हम बोलते हैं बेसिक, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, वो होगा 7 से कम ही होगा, ठीक है, 7 से कम ही होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे 7 से कम। अच्छा, अगर आपसे बोले कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की, पीएच स्केल की खोज करने वाले कौन थे, तो पीएच स्केल की खोज करने वाले कौन थे, सोरेनसन थे, सोरेनसन, ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी, तो सोरेनसन ने करी थी, है ना, सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की खोज, ठीक है भाई, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ से याद रखिएगा, एसिड वो होते हैं, एसिड वो होते हैं जो एक तो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा आप बताएंगे इनका जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद में जो एसिड होते हैं ना वो पानी में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार पानी में OH- आयन देते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि जो एसिड है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल,
ठीक, आप बताएंगे एसिड, अम्ल पानी में H+ आयन देते हैं। ठीक है, एसिड जो है वो पानी में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देने वाले चलिए देखिए, तो एसिड जो होंगे वो क्या होंगे पानी में H+ आयन देंगे, H+। ठीक है, जबकि जो क्षार होते हैं ना, जो बेस होते हैं क्षार, ये पानी में OH- आयन देते हैं, पानी में OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये पानी में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं पानी में। ठीक है, एसिड बता देंगे H+ आयन और ये बता देंगे OH- आयन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चेक कैसे करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो अम्लीय होगी या कोई भी चीज क्या होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल फास्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपकी 1 शॉट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिवीजन के हिसाब से बिल्कुल फास्टली यहाँ पर चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज अम्ल है या कोई भी चीज क्षार है ना, कैसे पता करेंगे, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कुछ सूचक होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सूचक पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, कुछ सूचक होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स बोलते हैं, सूचक पाए जाते हैं। अच्छा, एक सूचक होता है जिसको हम बोलते हैं, एक होता है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, एक होता है क्या, लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के माध्यम से आप क्या करते हैं, अम्ल क्षार की प्रकृति पता कर लेते हैं। ठीक है, कोई चीज अम्ल होगी, कोई चीज क्षार होगी, या फिर क्या होगी, कोई चीज क्या होगी, सॉल्ट होगी। तो अम्ल और क्षार की प्रकृति ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होंगे, ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये नेचुरल होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्राकृतिक होते हैं मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं लिटमस पेपर को। तो यहाँ पर ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर किस चीज के बनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ये लाइकेन के बनाए जाते हैं। किसके बनते हैं ये लाइकेन के बनते हैं, ये लाइकेन के बनाए जाते हैं, लाइकेन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लाइकेन क्या है, ये लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक प्रकार से आप बताएंगे, ये एक प्रकार से ब्रायोफाइटा, मतलब क्या है, लाइकेन किससे मिलकर बना है, शैवालों से। प्लस लाइकेन में और क्या होती है, कवक होती है, कवक। ठीक है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, और ये कवक से जल को ग्रहण करते हैं और उसके थ्रू ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये भोजन को ये दोनों ही यूज कर लेते हैं। तो लाइकेन जो है ना, यहाँ पर कवक और शैवाल के बीच में संबंध कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध है ना। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, आप बताएंगे सिम्बायोटिक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है। या हम इसको बोलते हैं कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है इन दोनों के ही बीच में। ठीक है, इन दोनों के ही बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब आगे देखिएगा, तो पहला है क्या है, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर के माध्यम से इसको जांचा जाता है। तो अगर आपसे बोले कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं, अम्ल वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल। ठीक है, और जो क्षार होते हैं, क्षार वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला। ठीक है, तो नीले को लाल करने वाले कौन है, अम्ल है, और लाल को नीला करते कौन, क्षार कर देते हैं, क्षार, बेस कर देते हैं। ठीक है, बेस कर देते हैं, क्षार कर देते हैं। ओके, चलेगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये बात हुई किसकी, ये प्राकृतिक सूचक की बात हुई। एक और होते हैं कृत्रिम सूचक भी होते हैं, कृत्रिम सूचक भी होते हैं, कृत्रिम सूचक भी पाए जाते हैं। जैसे आप बताएंगे मिथाइल ऑरेंज होता है एक,
एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज पाया जाता है, मिथाइल ऑरेंज होता है एक, ठीक है। और एक और होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक और होता है फिनोफ्थिलीन, ठीक है, फिनोफ्थिलीन होता है, फिनोफ्थिलीन होता है, ठीक है, फिनोफ्थिलीन। तो ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों कृत्रिम सूचक माने जाते हैं, ठीक, कृत्रिम सूचक होते हैं। ठीक, अब देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा कलर देता है, अम्ल डालने पर या अम्ल के साथ में मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल, ठीक है। और अगर आप क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, क्षार, तो क्षार के साथ में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पीला, पीला, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ में लाल हो जाता है और क्षार डालने पर ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीला, ठीक है। चल, उसके बाद में अगर हम बात करें फिनोफ्थिलीन की, ठीक है, हम बात करें फिनोफ्थिलीन की, तो फिनोफ्थिलीन का जो कलर होता है ना, ये कलरलेस होता है फिनोफ्थिलीन, जैसे पानी का कलर होता है ना, वैसे ही फिनोफ्थिलीन का कलर होता है। तो फिनोफ्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। और फिनोफ्थिलीन अम्ल के साथ, इसका अम्ल के साथ इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है, परिवर्तन नहीं दर्शाता है ये, ठीक है। लेकिन क्षार अगर डालोगे आप फिनोफ्थिलीन पर, तो क्षार के साथ में ये क्या हो जाता है, क्षार के साथ में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीला, ठीक है, क्षार के साथ में ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक। तो ये है फिनोफ्थिलीन और क्या है, ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। फिर एक और प्राकृतिक सूचक होता है जिसको हम बोलते हैं हल्दी, हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अगर आपसे पूछे हल्दी के बारे में, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी के बारे में पूछे तो आपने देखा होगा घरों में कि हल्दी, कपड़ों पर हल्दी के जो दाग होते हैं अगर उनको साबुन से धोया जाता है तो वो लाल हो जाते हैं, लाल, है ना। और अम्ल के साथ में हल्दी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हल्दी का चेंज कलर नहीं होता है एसिड के साथ, ठीक है। तो आप बताएंगे हल्दी जो है ना, अम्ल के साथ कोई भी चेंज नहीं देती, अम्ल के साथ में नो चेंज होता है, अम्ल के साथ होता है नो चेंज। लेकिन क्षार के साथ, किसके साथ, क्षार के साथ, बेस के साथ में कैसा कलर आ जाता है इसमें, ये लाल कलर देती है, रेड कलर देती है हल्दी, ठीक है, रेड कलर देती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कृत्रिम सूचक है, मिथाइल ऑरेंज है और एक क्या है, फिनेप्थलीन है और एक क्या है, हल्दी है। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक मानी जाती है, ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक मानी जाती है। चल, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, अगर आपसे अगला पूछा जाए एसिड और बेस के बारे में पूछा जाए, तो देखिए अम्ल और जो क्षार होते हैं, अम्ल और क्षार के लिए, ठीक, अम्ल और क्षार के लिए देखो, अम्ल और क्षार, भाई क्षार जो होते हैं, क्षार के बारे में बात करें तो क्षार जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में होते हैं कड़वे, ठीक है, कड़वे या कसेले होते हैं, कसेले, ठीक है, ये स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं, बिटर होते हैं, ये बिटर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, इसका जो पीएच मान होता है ना, वो हमेशा 7 से क्या होता है, अधिक होता है, इसका पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 से ज्यादा ही होगा, 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान, ठीक है। तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, ओके। चलिए, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा अम्ल और क्षार को बताने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरी दी थी, है ना। अम्ल और क्षार को बताने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे अर्हीनियस का सिद्धांत आया था, ब्रोस्टेड और लॉरी ने एक सिद्धांत दिया था अम्ल और क्षार के लिए, ठीक है।
भाई अम्ल और क्षार कहते किसको है, अगर आपसे पूछे तो इनके सिद्धांत के द्वारा आपने अम्ल और क्षार को समझा। जैसे देखिए कुछ सिद्धांत थे अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के कुछ सिद्धांत थे, जैसे अर्हीनियस का सिद्धांत, ठीक है, अर्हीनियस, अर्हीनियस थ्योरी, ठीक है। अर्हीनियस की थ्योरी क्या कहती है, अर्हीनियस की थ्योरी ये कहती है कि अम्ल वो होते हैं, अम्ल वो होते हैं, अम्ल वे है, अम्ल वे है जो जो पानी में H+ आयन दे, आयन दे, है ना। और क्षार वे है, क्षार वे है जो पानी में OH- आयन दे, OH- आयन दे, ठीक है। तो अर्हीनियस का सिद्धांत कहता है कि जो पानी में H+ आयन दे वो अम्ल है, और जो पानी में OH- आयन दे वो क्या है, क्षार है, ठीक है, वो क्षार है। चल, उसके बाद में ब्रोस्टेड और लॉरी की थ्योरी है। दूसरा सिद्धांत आया था ब्रोस्टेड लॉरी का सिद्धांत। इसका सिद्धांत ब्रोस्टेड लॉरी, ब्रोस्टेड और लॉरी का सिद्धांत आया था। ब्रोस्टेड और लॉरी ने ये कहा, ठीक है, ब्रोस्टेड लॉरी ने ये कहा कि अम्ल वे है जो प्रोटॉन को, अम्ल वे है जो जो प्रोटॉन डोनेट करे, है ना, प्रोटॉन का दान करे, क्या करे, प्रोटॉन का दान करे, ठीक है। तो ब्रोस्टेड लॉरी की थ्योरी ये थी कि जो प्रोटॉन का दान करे या प्रोटॉन को डोनेट करे उसको हम अम्ल कहते हैं। और क्षार वे है, क्षार वे है जो जो प्रोटॉन को क्या करे, स्वीकार करे, प्रोटॉन को क्या करे, स्वीकार करे, ठीक है। क्षार वे हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करे और अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन का क्या करे, दान करे। तो ये बोलने वाले कौन थे, ये बोलने वाले थे आपके ब्रोस्टेड और लॉरी थे, ठीक है, ब्रोस्टेड और लॉरी थे, ओके, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद में देखिए एक और वैज्ञानिक आए थे जिनको बोलते हैं लुईस, ठीक है, लुईस, लुईस क्षार भी बोलते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो एक और वैज्ञानिक आए थे, लुईस आए थे। तो लुईस का सिद्धांत ये कहता है कि अम्ल वे है, लुईस का सिद्धांत कहता है कि अम्ल वे है, अम्ल वे है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या आप बताएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, है ना, उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले। तो आप बताएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे, ठीक है, स्वीकार करे। और क्षार वो है, क्षार वो है जो पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दान करे, दान करे, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान करते हैं। ये वो क्या है, क्षार है, ठीक है, वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्षार कुछ एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो एसिड के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है, एसिड के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कुछ होते हैं ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि एसिड के प्रकार, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के प्रकार होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ पहला होता है ऑक्सी एसिड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या बताएंगे, ऑक्सी अम्ल बताएंगे। फर्स्ट आप बताएंगे ऑक्सी अम्ल, ठीक है। सबसे पहला आप बताएंगे ऑक्सी अम्ल, बताएंगे ऑक्सी अम्ल, ठीक है। आप बताएंगे भाई ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जिनमें दोनों पाए जाते हैं ना उनको आप ऑक्सी अम्ल कहते हैं। आप बताएंगे जिनमें, जिनमें
ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये है क्या, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद में आप बताएंगे कि एक होते हैं, एक हो गए आपके ऑक्सी अम्ल हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक और होते हैं जिसका नाम है हाइड्रो एसिड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते, केवल और केवल क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, ठीक है। आप बताएंगे दूसरा, आप बताएंगे हाइड्रो एसिड, हाइड्रो अम्ल, ठीक है। आप बताएंगे इनमें ऑक्सीजन नहीं होती, इनमें ऑक्सीजन नहीं होती, केवल हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। जैसे आप बताएंगे HBI, ठीक है, HBr, उसके बाद में HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। उसके बाद में आप बताएंगे आप बताएंगे HNO, सॉरी, इसमें HF भी हो जाता है, HF, ठीक है, HF, ओके। तो ये सारे के सारे जो एसिड है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हाइड्रो एसिड कहा जाता है, हाइड्रो एसिड, ठीक। उसके बाद में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। इनका पीएच मान, प्रबल अम्ल क्या है, इनका जो पीएच मान है, इनका पीएच मान है वो 7 से बहुत ज्यादा कम होता है, 7 से बहुत अधिक कम हो, ठीक है। 7 से बहुत अधिक कम हो मतलब 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, है ना, इनको अपन क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। मतलब ये 0 से 3 के बीच में इसका पीएच होता है, 0 से 3 के बीच, 0 से 3 के बीच में इसका पीएच माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे बोले दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। दो दुर्बल अम्ल में आप बताएंगे कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका जो पीएच होता है ना 7 के लगभग आसपास ही होता है। आप बताएंगे इनका जो पीएच है वो 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है। ऐसे अम्लों को हम कहते हैं दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ऐसे अम्लों को, ठीक है। ऐसे अम्लों को क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद में अब हमारा जो टॉपिक है ना एसिड बेस वाला, हम उसको प्रॉपरली हम एसिड्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा एसिड का यूज कहाँ होता है, किसमें किसका यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहला जो एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिएगा, ये देख लेते हैं हम, है ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, आप बताएंगे इसे म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको म्यूरेटिक एसिड, इसको म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, इसको म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। दूसरी चीज आप बताएंगे इसमें, ये जो होता है ना, ये पेट में एसिडिटी कर देता है, ये पेट में अम्लीयता कर देता है, ये पेट में क्या कर देता है, ये पेट में अम्लीयता करने का कार्य करता है, ठीक है।
फिर आप बताएंगे कि ये पेट में पाया जाता है, तो ये करता क्या है, आप बताएंगे। ये पेट में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे शरीर में, सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, तो ये पेट में सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देता है। दूसरी चीज आप बताएंगे इसमें, इसका और क्या काम है ना, अगर आपसे पूछा जाए इसका और काम क्या है। ठीक है, इसका काम है, ये हमारे पेट में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करने वाला अगर आपसे बोले अम्ल कौन सा है, आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप बताएंगे ये पेट में दो एंजाइम पाए जाते हैं, अपने पेट में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका रेनिन। रेनिन होता है ना, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो पेप्सिन और रेनिन इन दोनों को सक्रिय करने वाला कौन है, सक्रिय करता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन को कौन सक्रिय करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय कर देता है, जिससे कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है वो दूध का पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, चल उसके बाद में देखिएगा इसका और क्या काम है, इसका और क्या काम है। आप बताएंगे कि जो लोहे में जंग नहीं लगने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करवाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन करवाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जस्तीकरण किया जाता है। जस्तीकरण में क्या करते हैं, लोहे में जस्ते की परत को चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि क्या ना हो पाए, जिससे कि जंग ना लग पाए। ठीक है, तो लोहे को ना HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पहले धोया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उस पर क्या करवाया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, और लोहे को किससे धोया जाता है, HCl से पहले धोया जाता है ना, HCl से धोया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ यूज होता है। उसके बाद में एक और चीज याद रखिएगा कि जो चमड़ा होता है, चमड़ा लेदर। ठीक है, चमड़ा उद्योग में है ना, जैसे चमड़े से बैग वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, पर्स बनाए जाते हैं, चप्पल बनाई जाती है। तो चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए, चमड़े को धोने के लिए भी HCl का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए HCl से ही धोया जाता है, HCl से धोया जाता। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए किससे धोया जाता है, HCl से ही धोया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में HCl का उपयोग और कहाँ करते हैं, HCl का उपयोग और कहाँ पर करते हैं, तो आप बताएंगे भाई इसका और यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्वारेजिया जिसको हम बोलते हैं अम्लराज। ठीक है, तो एक्वारेजिया बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, अम्लराज कैसे बनाया जाता है, तो HCl के साथ किसको मिला दिया जाता है, HNO3 को मिलाते हैं। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है 3:1 के रेशो में। ठीक है, 3:1 के अनुपात में इनको मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या बनता है आपका, जिससे बनता है
एक्वारेजिया बनता है। अच्छा, एक्वारेजिया का यूज कहाँ पर करते हैं? एक्वारेजिया का यूज कहाँ करते हैं? तो सोने को गलाने के लिए, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोने को, गोल्ड को गलाने के लिए, गलाने के लिए, ठीक है, सोने को गलाने के लिए, गोल्ड को गलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, HCl HNO3 दोनों मिलाएंगे 3:1 में, तो लोहे को गलाने वाला क्या बनेगा? एक्वारेजिया बनेगा या अम्ल राज बनेगा। ठीक है, चल अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए HCl के बाद में कौन सा, HCl के बाद में क्या आया? HCl के बाद आता है आपका H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, चलिए ठीक है, देखिएगा, तो HCl के बाद में आता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात अगर हम करें, ठीक, H2SO4 की बात करें अगर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? आप बोलेंगे इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, ये आप बताएंगे, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं अम्लों का राजा, इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अम्लों का राजा कहते हैं, या फिर आप बताएंगे इसको किंग ऑफ एसिड, या इसको बैटरी एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बैटरी एसिड बोलते हैं। आप जो घरों में बैटरी में जो यूज करते हैं ना, बैटरी एसिड, ठीक है, आप बताएंगे इसको बैटरी एसिड या बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप बैटरी एसिड भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए, H2SO4 का यूज कहाँ पर होता है? तो फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप बताएंगे डिटर्जेंट बनाने में, क्या बनाने में? डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अग्निशामक यंत्र बनाने में, अग्निशामक यंत्र बनाने में, यंत्र बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, कहीं पर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप बताएंगे कि जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन, एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं, ठीक है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन। ठीक है, अम्ल वर्षा जब होती है तो अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा में H2SO4 पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है एसिड रेन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा HNO3 भी पाया जाता है एसिड रेन के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद में देखिए H2SO4 के बाद में आपका एक और अम्ल है जिसको हम बोलते हैं HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल या HNO3 जो है,
इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो और किया जाता है कहाँ पर? अम्ल वर्षा में। अम्ल वर्षा में किया जाता है। विस्फोटक बनाने में भी करते हैं और अम्ल वर्षा में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों ही जगह इसका यूज किया जाता है, अम्ल वर्षा में और विस्फोटक बनाने में। अम्ल वर्षा में HNO3 पाया जाता है। चलिए, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको बोलते हैं हम प्रबल अम्ल कहते हैं इनको। ठीक है, आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये प्रबल अम्ल। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल, वीक बेस, वीक एसिड, वीक, इनको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक है, या वीक एसिड। दुर्बल अम्ल में सबसे पहला जो अम्ल है वो क्या है? पहला जो अम्ल है वो है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, पहला अम्ल है बेंजोइक अम्ल। ठीक, बेंजोइक अम्ल का काम क्या है? बेंजोइक अम्ल का काम है, ये क्या करता है? ये खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये खाद्य सामग्री को सुरक्षित करता है। खाने को सड़ने से बचाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पैकेजिंग वाले जो फूड होते हैं, है ना, चटनी वगैरह, अचार, इनमें क्या डाला जाता है? इनमें बेंजोइक अम्ल डाला जाता है, जूस में, सॉस में। ठीक है, तो आप बताएंगे फूड प्रिजर्वेटिव है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला। ठीक है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने वाला कौन है? बेंजोइक एसिड है। अच्छा, इसका यूज और कहाँ किया जाता है? तो मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन, दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है क्या बनाने में? मेडिसिन बनाने में। ठीक है, चलिए, उसके बाद में अगला जो अम्ल है दुर्बल अम्ल, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ठीक है, अगला है बोरिक एसिड है, बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। अच्छा, बोरिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? बोरिक एसिड का यूज कहाँ पर करते हैं? आप बताएंगे। ये आई ड्रॉप, आंख में डालने की जो दवाई होती है, आई ड्रॉप बनाते हैं इससे, है ना। आई ड्रॉप आंख में डालने की दवा में बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड की वजह से क्या होते हैं? आंख का जो कचरा वगैरह होता है या आंख का कुछ कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आंख में जो कि आंख को इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो ये उसको मार देता है। लेकिन ये वीक एसिड है ना, आंख को जलाता नहीं है, सिर्फ ये उनको मारता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, हानिकारक नहीं होता है, ये हानिकारक, हानिकारक नहीं होता। ठीक है, इससे जलती नहीं है आंख, जबकि आंख का जो आंख की जो गंदगी है, जो कचरा होता है, वो साफ हो जाता है। ठीक है, क्या बताएंगे? बोरिक एसिड बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं? इसमें भी, इसको भी फूड प्रिजर्वेटिव के यूज में यूज करते हैं, विनेगर बनाने के लिए। विनेगर बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा आप बताएंगे कि इसका भी खाद्य, खाद्य संरक्षण के रूप में, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री को क्या करने में? सुरक्षित करने में, सुरक्षित करने में। ठीक है, तो खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अचार वगैरह हो गया, है ना, फ्रूट्स बनाने में, चटनी वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए एक और एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं, तो आप बताएंगे इसका यूज करते हैं कपड़ों में जंग के दाग हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कपड़ों में जंग लग जाता है तो जंग के दाग को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप बताएंगे कपड़ों से जंग के दाग हटाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जंग के दागों को हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण है ना पेट में क्या हो जाती है, पथरी भी हो जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से पेट में पथरी हो जाती है। जैसे हमने कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया है, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और फिर हम ऑक्जेलिक अम्ल ज्यादा खा रहे हैं तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल ये दोनों मिलकर पथरी बना देते हैं किडनी में। ठीक है, तो इससे किडनी में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है, पत्थर बन जाता है, स्टोन बन जाता है। ठीक है भाई, ओके, चलिए, तो इसको याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल को। फिर एक और एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 होता है H2CO3। H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें H2CO3 पाया जाता है। ठीक है, H2CO3 पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भरा होता है। उसके बाद में आप एक और बताएंगे, एक होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक अम्ल का यूज कहाँ करोगे, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। ठीक है, आप बताएंगे इसका उपयोग बेकिंग के लिए करते हैं, बेकिंग के लिए, बेकिंग में होता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज को बेक करते हैं, कोई भी चीज बनाई जाती है, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, तो वहां पर जो है ना बेकिंग पाउडर में, केक में ये डलता है। ये करता क्या है, तो ये कड़वापन दूर कर देता है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों का कड़वापन या कसेलापन क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, क्योंकि हम सोडा वगैरह का यूज करते हैं जिससे कड़वापन आ जाता है ना, जिससे क्या आ जाता है, कड़वापन आ जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम कुछ अम्ल पढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट पाए जाते हैं चीजों के अंदर। ठीक है, तो वह हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, फर्स्ट बताएंगे आंवला, आंवला है ना, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में। ठीक है, आप बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, मैलिक, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में आप बताएंगे भैया बटर में कौन सा होता है, नींबू या संतरे में कौन सा होता है। ठीक है, नींबू संतरे में, नींबू संतरा, इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। फिर आप बताएंगे बटर में कौन सा अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक, बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है बटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए और कहां पर होता है ना, तो पालक में, और उसके बाद में प्रोटीन में कौन सा होता है, पालक, टमाटर, पालक,
टमाटर, ये दोनों में ही ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है दोनों में ही। ठीक है, चींटी में, चींटी में भी एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में पेन किलर में, पेन किलर जो होती है, पेन किलर में कौन सा होता है, साइसेलिक एसिड। साइसेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, पेन किलर में पाया जाता है। ठीक है, फिर प्रोटीन में कौन सा होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड। प्रोटीन में एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एसिड देखे, एसिड के हमने नाम देखे हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा भैया, क्या होते हैं एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्षारों के बारे में देख लेते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ क्षार होते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्षार या बेस, कुछ क्षार होते हैं, देखो क्षार के बारे में बात करें, बेस के बारे में बात करें, तो कुछ कुछ होते हैं प्रबल क्षार होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ प्रबल क्षार होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बताएंगे इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इससे साबुन बनाए जाते हैं, साबुन, है ना, इससे साबुन बनाए जाते हैं, हार्ड सोप बनाए जाते हैं, हार्ड सोप, हार्ड सोप मतलब कपड़े धोने का साबुन, है ना, कपड़े धोने का साबुन। ठीक, तो कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है किससे, NaOH से, हार्ड सोप बनाए जाते हैं। उसके बाद में एक और होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे नहाने का साबुन बनाते हैं, नहाने का, सॉफ्ट सोप बनाते हैं। सॉफ्ट सोप बनाए जाते हैं KOH से। ठीक है, उसके बाद में एक और होता है भाई आपका, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड, इसका यूज करते हैं, एंटा एसिड मतलब प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल, ये जब भी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, इनो पीते हैं, इनो, तो इनो जो पीते हैं ना, तो वो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर। ठीक है, चल आगे चलते हैं।
एक और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, LOH थ्राइस, ठीक है, ALOH थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे वाटरप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका CaOH ट्वाइस, इसको क्विक लाइम बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, सॉरी, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको जो रंगाई पुताई में इसका यूज करते हैं। ठीक है, रंगाई पुताई के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज खाने के लिए भी करते हैं, सुपारी वगैरह में, पान वगैरह में इसी चूने को लगाकर खाया भी जाता है। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चल उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगर आपसे बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, इसको क्विक लाइम बोला जाता है, और इसका यूज करते हैं सीमेंट बनाने में, इसका यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं हम, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे सॉल्ट के बारे में, नमक होते हैं कुछ, नमक, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के बारे में बात करें, नमक के बारे में बात करें, जिनको हम बोलते हैं लवण, जिनको लवण कहा जाता है। ठीक है, जिनको सॉल्ट कहा जाता है। जैसे एक होता है आपका NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका यूज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है कहाँ पर, आप बताएंगे कि भोजन को फुलाने के लिए, जैसे इडली का डो होता है, केक वगैरह होता है, तो उनमें इसको डाला जाता है। ठीक है, ओके, आप बताएंगे कि बेकिंग के लिए इसका यूज करते हैं, बेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पफी के लिए, पफी बनाने, पफीनेस के लिए किया जाता है, फुलाने के लिए किया जाता है, भोजन को फुलाने के लिए, जैसे केक वगैरह हो गया। ठीक है, फुलाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर आप बताएंगे इसमें नेक्स्ट, उसके अलावा क्या बताएंगे, उसके अलावा आप क्या बताएंगे, उसके अलावा बताएंगे एंटा एसिड के तरह भी इसका यूज किया जाता है, पेंट के दागों को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो एंटा एसिड के रूप में, ठीक है, पेंट के दाग को हटाने में, पेंट के दाग हटाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है,
पेंट के दागों को हटाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपका जिप्सम। जिप्सम, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, पीओपी। पीओपी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो पीओपी को गर्म करने पर बनता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और आपको पता ही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर करते हैं, तो हड्डियों वगैरह को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, और मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। ठीक है, हड्डी को जोड़ने में और क्या बनाने में, मूर्ति बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक और होता है आपका पोटेशियम परमैग्नेट होता है। पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है सूक्ष्म जीवों को मारने में। ठीक है, कुएं के पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। कुएं के पानी को क्या करने में, साफ करने में इसका यूज किया जाता है। इसको लाल दवा भी कहते हैं, इसको लाल दवा, रेड मेडिसिन कहते हैं ना। कुएं के पानी में लाल दवा डाल दी जाती है जिससे कि कुएं का पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद में एक और होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है बारूद बनाने में। तो बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बारूद बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लिए हैं, क्या अम्ल पढ़ लिए हैं और क्षार पढ़ लिए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल पढ़